हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। ये जो हमारा वीडियो है ये आदिवासी विमर्श का सेकंड पार्ट है। इसका जो पहला पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पहले वाले पार्ट में जो है हमने आदिवासी विमर्श की अवधारणा और कुछ आंदोलनों को देखा था, और जो आंदोलन वहाँ बच गए थे उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो आदिवासी विमर्श का इस वीडियो में जो हमारा पहला आंदोलन है वो है ताना भगत आंदोलन। ठीक, अब इसको हम पढ़ते हैं। तो अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन को केवल महात्मा गांधी से जोड़कर देखा जाता रहा है, जबकि महात्मा गांधी से पूर्व सन 1914 में वर्तमान झारखंड क्षेत्र में उराव आदिवासी आंदोलनकारियों ने जात्रा उराव के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन के नाम से इसकी शुरुआत कर दी थी। ठीक, यानी जब भी हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने की थी, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत जो है 1914 में महात्मा गांधी से पहले ही जो उराव आदिवासी हैं उन्होंने उराव के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। और ये आंदोलन किस नाम से शुरू हुआ था, मतलब इस आंदोलन की शुरुआत किस नाम से हुई थी? ताना भगत आंदोलन के नाम से जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो कि आगे चलकर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन नाम से दे दिया गया। ठीक, उन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित करने के लिए इस माध्यम को अपनाया कि उनके धर्मेश अर्थात धार्मिक राजा ईश्वर ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं और यह कहा है कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करो तथा अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई शुरू करो। जात्रा उराव के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलनकारियों ने भूत पूजा, जादू टोना, बलि प्रथा तथा मांस मदिरा के सेवन आदि कर्मकांड व बुराइयों को खत्म करने के लिए मुहिम छेड़ी। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आदिवासियों के जो धार्मिक राजा हैं, जो उनके ईश्वर हैं, वो उनके सपने में आए थे और उन्होंने ही उनको कहा था कि तुम ये जो फैली हैं बुराइयाँ, इनके खिलाफ जो है अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई शुरू करो। और इसी के चलते जो है आदिवासी एकजुट हुए और उन्होंने जो है जादू टोना, बलि प्रथा, मांस मदिरा, ये सब जो कर्मकांड है इसको ख़त्म करने के लिए और अंग्रेज़ों से मुक्ति के लिए जो है लड़ाई शुरू कर दी। अब अंग्रेज अधिकारियों तथा उनके अधीन सामंती सत्ता के प्रतिनिधि जमींदारों के विरुद्ध इन आंदोलनकारियों ने मोर्चा खोला और यह तय किया कि वे कोई सरकारी काम नहीं करेंगे, कोई मालगुजारी नहीं देंगे, ज़मींदारों के खेतों में काम नहीं करेंगे, अपने इलाकों में कोई सरकारी गतिविधियां नहीं चलने देंगे। तो यहाँ पर जो है अब ये जो आंदोलनकारी है यानी ये जो आदिवासी है ये अपना मोर्चा शुरू कर देते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगते हैं तथा सरकार के प्रतिनिधि कर्मचारियों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे। ये सब जो है आदिवासियों द्वारा कहा जा रहा था। इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत रांची के निकट धोबी टोली गांव से की गई। तो यहाँ पर देखिए आप, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से की गई? रांची के निकट जो है एक गांव है जिसका नाम है धोबी टोली, यहाँ से जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। जबकि जो आदिवासी श्रमिक हैं उनका एक सरकारी भवन के निर्माण में कार्य करने से उन्होंने मना कर दिया था। इस घटना से क्रोधित होकर अब अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज शासन जात्रा उराव सहित 7 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन इनके पक्ष में आंदोलन भड़कने की जो संभावना है उनको देखते हुए ये चेतावनी देकर जो है छोड़ देते हैं। ठीक, अब जो है आंदोलनकारियों द्वारा यानी जो आदिवासी हैं उन्होंने अपना एक नारा रखा था। उनका नारा क्या था? सरकार की खिंचाई करो। यही उनका मूल मंत्र था जिसको लेकर वो अपना आंदोलन बढ़ाए जा रहे थे। ठीक, खिंचाई को स्थानीय भाषा में ताना कहते हैं। इसी ताना से जो है इनका आंदोलन का नाम ताना भगत आंदोलन पड़ा। उन्होंने गीत के माध्यम से इसे प्रकट किया, जो कि निम्न प्रकार है: ताना बाबा ताना तान, तुन ताना गोल से लेन, ताना बेलेन, ताना हुकुम, मान ताना, ताना थनानन ताना, पुलिसाना ताना। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो क्या है कि खींचो भाई खींचो, सरकार को खींचो, जमींदारों को खींचो, व्यवस्था को खींचो, कानूनों को खींचो, पुलिस को खींचो। हे भगवान, हमें अपने अधिकार दो, हम स्वयं शासन करेंगे। हमें ज्ञान दो, हमें नियम दो,
हमें लिखने की शक्ति दो, हमें पढ़ने की शक्ति दो। तो वो इन वाक्यों से जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इसी आधार पर जो है इस आंदोलन का नाम ताना भगत आंदोलन पड़ा। अब जो हमारा आंदोलन है वो स्वतंत्रता संग्रामी बिरसा मुंडा है। अब ये जो बिरसा मुंडा है उनका जन्म कब होता है? 15 नवंबर 1875 को हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि झारखंड का एक राज्य है चालकाड़, और उसी के निकट 2 गांव हैं, एक बांबा है और दूसरा उलीहातू है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं दोनों गांव में से जो है यही दोनों गांव बिरसा के जन्म स्थान होने का दावा करते हैं। बिरसा जो है वो किशोरावस्था से युवावस्था में पहुँचते पहुँचते खोजता रहा दरिद्रता की वजह और उसका निराकरण। उसने वजह तलाश ली भूख की। वजह थी वनोपज पर आदिवासियों के पुश्तैनी अधिकारों पर पाबंदी, कृषि भूमि के उत्पाद पर लगान और अन्य प्रकार के टैक्स। यानी ये जो बिरसा है वो अपने टीनेजर से जो बूढ़े तक होते हैं वहाँ तक वो क्या खोजते रहे कि ये जो दरिद्रता है ये इसका क्या कारण है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। उन्होंने भूख की तलाश भी खोज ली कि लोग इतने भूखे क्यों पड़े जो है। तो उन्होंने देखा का जो पुश्तैनी अधिकार है उन पर जो है कब्जा किया जा रहा था। यानी उनका जो जंगल है उन पर कौन अधिकार जमा रहे थे? वहाँ की जो सरकार है यानी अंग्रेजी सरकार, उनके जन्म स्थान पर जो है पाबंदी लगाई जा रही थी और उनकी कृषि भूमि जो है उन पर लगान और टैक्स ये सब लगाए जाए थे, जिससे कि जो आदिवासी वो भूखे मर रहे थे। और इन सब के पीछे गोरे साहब और उनके देशी कारिंदे, सामान, जागीरदार, ठेकेदार ये सब आदिवासियों के लिए दिक्कू यानी शोषक थे। अगर दिक्कू को घोड़ा चाहिए तो दाम कौन देगा? आदिवासी। ये जो है एक काव्य है कि यदि अगर जो उनके शोषक है, जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, अगर उनको घोड़ा चाहिए तो दाम कौन देगा? आदिवासी ही देंगे। अगर दिक्कू को पालकी पर चढ़ना है तो पालकी कौन उठाएगा? आदिवासी। अगर दिक्कू के गाने बजाने वालों को बख्शीश, उसकी दुधारू गाय को चारा, उसके पान तंबाकू का खर्चा कौन देगा? आदिवासी। तो इस प्रकार से जो है वो शोषक वर्ग आदिवासियों की जो है उनको उत्पीड़ित करते हैं। बिरसा समझ गया शोषणकारी बाहरी इंसान होता है और जब तक उसे नहीं भगाया जाएगा तब तक दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी बीच दरिद्रता ने बिरसा के पिता को ईसाई बनने के लिए विवश किया। बिरसा को भी सब बाग दिखाए गए। वह भी पादरी के झांसे में आ गया। उसे चाईबासा के लूथरन मिशन में भेजा गया, जहां उसने जाना कि गोरे मिशनरी और शासक अंग्रेज एक जैसे हैं। बिरसा ने अब मुक्ति संग्राम की ठान ली और ऐलान कर दिया, अबुआ राज एते जना, महारानी राज टुंडू जना। अर्थात हमारा राज आएगा, महारानी का राज खत्म होगा। चाहे मुंडा हो, उराव हो, कोल हो, कोई भी आदिवासी खाप हो यानी गाँव हो। बिरसा मुंडा अचल के सभी आदिवासियों का सर्वमान्य नायक बन गया। ब्रिटिश सत्ता केंद्रों में खबर पहुंची कि बिरसा नामक का युवक स्वयं को चमत्कारी संत बताकर हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों को बहका रहा है। 8 अगस्त 1895 के दिन पुलिस का एक दल बिरसा को पकड़ने चालकाड़ गांव आया। करीब 1800 अनुयायियों के विरोध के कारण पुलिस बिरसा को छू तक नहीं सकी। अब तक बिरसा अहिंसक आंदोलन के लिए लोगों को संगठित कर रहा था। फरवरी 1898 के दिन चालकाड़ के निकट डुम्बरी पहाड़ियों में आदिवासियों की पंचायत बुलाई। वहीं बिरसा ने आदिवासी सेना का गठन किया। एटके गांव के गया मुंडा को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। स्थान स्थान पर सभाएं की गई। बिरसा ने खूंटी, रांची, चक्रधरपुर ये सब जो बताए जा रहे हैं इन जगहों पर जो है क्रांतिकारी दल गठित किए। क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र खूंटी को बनाया गया। सन 1899 के बड़ा दिन तिथि को आक्रमण का दिन निश्चित किया। पुलिस थानों, जागीरदारों व अंग्रेजों के ठिकानों को निशाना बनाना तय किया गया। अलग अलग टुकड़ियों ने दर्जन भर ठिकानों पर सफल हमले किए। स्वयं बिरसा ने 300 आदिवासियों के धनुर्धर लड़ाकुओं के साथ खूंटी थाना पर आक्रमण किया। अत्याचारी दरोगा व उसके एक सहयोगी को मार दिया गया। संघर्ष में बिरसा का एक अनुयायी भी शहीद हुआ। गया मुंडा सैकड़ों आदिवासियों के साथ संघर्ष करता हुआ रांची की ओर बढ़ने लगा। बिरसा के आंदोलन से अंग्रेज अफसर आतंकित हो गए।
रांची के कमिश्नर फीवर्स और डिप्टी कमिश्नर जून फील्ड ने आंदोलन को दबाने का जिम्मा लिया। बड़ी तादाद में फौज लेकर वे खुट्टी की ओर रवाना हुए। डंबारी गांव के निकट आदिवासी लड़ाकुओं व अंग्रेज फौज के बीच लड़ाई हुई। आदिवासियों के पास धनुष बाण व गोफन थे और अंग्रेजों के पास बंदूकों की गोलियों के सामने आदिवासियों ने खूब लोहा लिया। देश की खातिर लड़ते हुए करीब 200 आदिवासी शहीद हुए। बिरसा व गया को गिरफ्तार करने की खूब कोशिश की, मगर दोनों नायक पकड़े नहीं गए। कुछ अन्य आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान झारखंड के अधिकांश इलाकों में बिरसा क्रांति फैल चुकी थी। उन इलाकों के लिए ब्रिटिश सत्ता के सामने बिरसा की गिरफ्तारी एकमात्र चुनौती व प्राथमिकता बन चुकी थी। जब तक देश में आज़ादी की लड़ाई ने पांव नहीं रखे, तब तक बिरसा अपना महाभारत लड़ चुका था। अंततः बिरसा को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों के पास तथाकथित मुकदमे की सुनवाई का वक्त भी नहीं था। दिनांक 9 जून 1900 को उन्होंने रांची की जेल में बिरसा को जहर देकर मार दिया और प्रचार किया कि वह हैजा की बीमारी से मर गया। बिरसा की लाश को चुपचाप रात में रांची की जेल के पिछवाड़े में जला दिया गया। बिरसा आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे गया। इसके बावजूद उसका आंदोलन थमा नहीं और उग्र होता गया। जब तक चलता गया तब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। आदिवासी बिरसा को आज भी धरती का आबा यानी भगवान मानते हैं और आज भी उस महान विभूति से प्रेरणा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो बिरसा मुंडा आंदोलन है, इसमें बिरसा की कितनी अहम भूमिका होती है और किस प्रकार से जो है ये अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। और तब भी जो है इनका आंदोलन इनकी मृत्यु के बाद भी चलता रहता है, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता है। अब जो हमारा लास्ट आंदोलन है वो है मानगढ़ बलिदान आंदोलन। इसमें क्या होता है, 20 दिसंबर सन 1858 में डूंगरपुर रियासत के बांसिया गांव के एक बंजारा परिवार में गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। बचपन में गांव के पुजारी से लिखना पढ़ना सीखा। गोविंद गुरु ने साधु संतों की संगत में धार्मिक संस्कार पले। बाबा राजगिरी गोसाई से दीक्षा ग्रहण की और गोविंद गिरी कहलाए। आदिवासियों में चेतना पैदा की और गोविंद गुरु कहलाए। पहले देखिए यहाँ पर इनका 2 नाम है, एक गोविंद गिरी और एक है गोविंद गुरु। जब इन्होंने राजगिरी गोसाई से दीक्षा ग्रहण की तो ये गोविंद गिरी कहलाए, और जब इन्होंने आदिवासियों में चेतना पैदा की तो ये गोविंद गुरु कहलाए। सन 1913 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मानगढ़ की पहाड़ी पर मेला आयोजित किया जाने लगा। हवन उत्सव, मेले आदि ऐसे आयोजन रहे हैं जिनके माध्यम से लोगों को एकत्रित किया जाए और अपनी बात उन तक पहुंचाई जाए। इसी तिथि को सालाना मेले के रूप में आयोजित किया जाने लगा। उन दिनों इस अंचल में खासकर सूंत, ईडर, बांसवाड़ा, डूंगरगढ़ व कुशलगढ़ रियासतों में गोविंद गुरु आदिवासियों के बीच धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चेतना फैला रहे थे। उन्होंने इस जागरण अभियान को सुनियोजित व सांगठनिक रूप देने के लिए संत सभा का गठन सन 1983 में कर दिया। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति सचेतन करते हुए अंततः राजनीतिक, आर्थिक शोषण के विरुद्ध आदिवासियों को मोर्चाबंद करना उनका अहम मकसद था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है गोविंद गुरु अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। गोविंद गुरु आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहते थे कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, चोरी डाका लूटपाट मत करो, मेहनत से काम करो, खेती मजदूरी करके अपना व परिवार का जीवन गुजारो, गांव-गांव में पाठशाला खोलकर बच्चों व बड़ों में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, भगवान में आस्था रखो, रोज स्नान करो, अपने बच्चों को संस्कारित करो, अदालतों में मत जाओ और अपने गांव के झगड़ों को गांव की पंचायत में ही निपटाओ, स्वदेशी का उपयोग करो, देश से बाहर बनी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल मत करो। तो यहाँ पर आप गोविंद गुरु के विचार को देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो अपने प्रवचन गांव में जाकर देते थे। अप्रैल 1913 में गोविंद गुरु को डूंगरपुर राज पुलिस द्वारा एक बार गिरफ्तार किया जा चुका था। 3 दिन बाद इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वह डूंगरपुर राजसीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, किंतु वह जनसंग्रामी कहाँ रुकने वाले थे। आदिवासी दूर दूर से आए थे। गोविंद गुरु के नाम का नगारा बजा कि वह डुंगरियों, तलहटियों, खेतों, बस्तियों, एकाकी टापरियों से ऐसे खिंचते चले आए जैसे नगाड़े की आवाज़ का सम्मोहन उन पर अनंत काल से छाया हो। तड़के से ही मानगढ़ पहाड़ पर चारों ओर से आदिवासी मर्दों के जत्थे कंधे पर
3 धनुष लटकाए, हाथों में श्रीफल संभाले चढ़े आने लगे। औरतों के सिर पर पोटलियां थीं, बच्चे खेलते कूदते साथ थे। सूरज माथे पर आ चुका था, सर्द हवा चल रही थी, धूप और धूनी की तपिश जिसे सुहानी किए दे रही थी। उस दिन आदिवासी जन मानगढ़ धुनी स्थल पर वार्षिक मेले के रूप में एकत्रित हुए थे। गोविंद गुरु उन्हें उनकी तकलीफों की वजह और निजात पाने के लिए संगठित होकर प्रतिरोध करने की सीख दे रहे थे। गोविंद गुरु को तत्काल हिंसक विद्रोह करने का ऐलान वहाँ नहीं करना था। अभी तो उन्हें रियासती शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध प्रतिरोध करने की भावी रणनीति आवश्यक तय करनी थी, वैसे ही जैसे किसी बड़ी जनपंचायत में फैसले लिए जाते थे। उधर अम्बाद्रा गांव में रियासती व फिरंगी फौजों का अमला एकत्रित हो रहा था। विशेष रूप से डूंगरपुर के महरावल विजय सिंह ने यह प्रचार कर रखा था कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो आदिवासी आंदोलन चल रहा है उसे और अधिक तेज से उग्र बनाने के लिए तथा जगह जगह रियासतों के विरुद्ध उपद्रव पैदा करने के मकसद से मानगढ़ पर मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित होगा, जिसमें गोविंद गुरु अलग से आदिवासी स्टेट की घोषणा करेगा। अगर ऐसा होता तो डूंगरपुर ही नहीं, प्रत्युत, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, ईडर व संतरामपुर रियासतों के आदिवासी राज की प्रजा के रूप में हाथ से निकल जाएंगे और जगह जगह उत्पात शुरू हो जाएंगे, जिन्हें नियंत्रित करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगा। इसके लिए सभी रियासतों के शासकों ने ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क किया और फौजी मदद की गुहार की। परिणाम स्वरूप देशी व अंग्रेजी सत्ता ने विशेष रणनीति बनाई और संयुक्त रूप से फौजें मानगढ़ के लिए रवाना की, जिनमें मेवाड़ भीलकोर की 2 कंपनियां कॉन्टेंट कैप्टन जेपी स्टॉकले के नेतृत्व में तथा अन्य फौजी दस्तों में 7वीं जाट, 9वीं राजपूत रेजिमेंट, बैसलेज राइफल्स की टुकड़ियां और सभी देशी रियासतों के फौजी दस्ते शामिल थे। यह तारीख 17 नवंबर सन 1913 का दिन था। गुप्त रणनीति के अंतर्गत देसी व फिरंगी फौजें चुपचाप अलग अलग जंगली पहाड़ी रास्ते से मानगढ़ पर्वत पर चढ़ती गई। कमांडेंट आईपी स्टॉकले की अगुवाई में मेवाड़ भीलकोर को 2 राजपूत रेजिमेंट व जाट रेजिमेंट की 1-1 कंपनियों की फौज ने पहाड़ के दक्षिणी उठान पर चुपचाप चढ़कर बिना किसी चेतावनी के आदिवासियों पर बंदूकें और मिशन गनों से हमला बोल दिया। आदिवासियों ने भी अपने परंपरागत हथियारों से जमकर लोहा लिया, लेकिन फौज के विकसित शस्त्रास्त्रों से वह कहाँ तक लड़ते। घड़ी भर में लाशों का ढेर लग गया। लहू लथपथ तड़पती देह, भोले भाले औरत मर्द और मासूम बच्चे इधर उधर भागते दिखे, लुढ़कने लगे। पठार पर और घाटी की गहराइयों में खून से लथपथ अंचल के पत्थर, मिट्टी और हरियाली। कुछ अरसा पहले गोविंद गुरु के सहयोगी पूजा धीरा ने जंगल में गडरा गांव के दुराचारी व अत्याचारी थानेदार को मार दिया था। उस थानेदार की हत्या के जुर्म में गोविंद गुरु पर झूठा मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। आदिवासी विद्रोह की आशंका को देखते हुए फांसी की सजा को 20 बरस की कैद में बदल दिया गया। कुछ समय बाद इसे भी कम कर सके। अंततः 12 जुलाई सन 1923 को उन्हें संतरामपुर जेल से रिहा कर दिया। कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और संतरामपुर रियासतों में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। फिर भी वे भील सेवा सदन झालोद के माध्यम से आदिवासी संघर्ष का बिगुल बजाते रहे। आखिर 30 अक्टूबर सन 1931 को लीमड़ी यानी गुजरात के निकट कंबोई गांव में उनका जो है देहांत हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारा ये आंदोलन ख़त्म होता है और हमारा ये वीडियो भी ख़त्म होता है। अगर आपको आदिवासी विमर्श का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो पसंद आए या ना पसंद आए कुछ तो कमेंट करके बताएं कि किस तरीके से जो है हम अपने वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।